नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि अब हमारा जो वीडियो है वो 2 तारीख को आएगा। तो मेरी दुआएं हैं कि आप सभी शेयर बाज़ार से बहुत अच्छा पैसा कमाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज के वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिविल न्यूक्लियर एनर्जी बिल के बारे में। इस बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था हाल ही में, और 20 दिसंबर 2025 को इसे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की असेंट भी मिल गई, यानी कि अब ये जो बिल है ये कानून के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो इस बिल का नाम है शांति बिल, या कहें तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बिल के द्वारा सरकार ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का रास्ता खोल दिया है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस कानून से लाभान्वित हो सकती हैं। अब ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो बिजली बनाने या सिविलियन उपयोग, नागरिक उपयोग में किया जाए, मिलिट्री उपयोग में या विध्वंसक उपयोग में नहीं किया जाए, जैसे एटम बम वगैरह बनाने में। तो ये जो शांति बिल है ये केवल डील करता है इलेक्ट्रिसिटी या शांतिपूर्ण उत्पादन, एटॉमिक एनर्जी के शांतिपूर्ण उत्पादन से, जैसे बिजली बनाने में। पहले समझते हैं कि आखिर शांति बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इस बिल के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा किस प्रकार आएगा भारत में। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं पुराने कानूनों की। तो पहला जो कानून था वो था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। उस एक्ट के द्वारा केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ओन और ऑपरेट कर सकती थी। मतलब यानी कि जो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाई जाती थी उन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसके द्वारा संचालित किया जाता था और वही एस्टेब्लिश कर सकती थी और वही उसको ऑपरेट कर सकती थी, यानी कि कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली थी। अब इससे क्या हुआ? तो देखिए, ये पहली चीज़ कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था इस क्षेत्र में। दूसरी बात ये, फॉरेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तो केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती थी, एस्टेब्लिश करने में, पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने में, यानी एक्चुअल एग्जीक्यूशन में या एक्चुअल रनिंग में प्राइवेट सेक्टर चाहे इंडियन चाहे फॉरेन उनका कोई रोल नहीं होता था। तो इस एक्ट के द्वारा सरकार की मोनोपोली तो एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के नहीं आने से न तो न्यूक्लियर एनर्जी की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई, न ही न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार हो पाया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। एक अन्य कानून इस बारे में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 है। अब इसका एक प्रोविज़न है, वो है सेक्शन 17B। उसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे केस में ऑपरेटर जो उस प्लांट को ऑपरेट कर रहा है वो जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसने इक्विपमेंट सप्लाई किया है। अब ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी अजीब चीज़ है। वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो ऑपरेटर है वो बेसिकली जिम्मेदार होगा कंपनसेशन देने के लिए लोगों को। अब यहाँ पर था क्या, यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी पहले, तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑपरेटर हुआ करता था। अब ऑपरेटर को इस कानून के द्वारा सरकार ने फ्री कर दिया और जो इक्विपमेंट सप्लायर है उसको फंसा दिया। अब आप ये समझिए, कोई भी इक्विपमेंट सप्लायर जिस बेचारे ने इक्विपमेंट सप्लाई कर दिया, रिएक्टर चालू हो गया, 10-15 साल तक रिएक्टर चला, 16वें साल में मान लीजिए अचानक से कोई दुर्घटना हो गई। अब वो 16-17 साल तक जब तक वो इक्विपमेंट कंप्लीटली जो आउटडेटेड नहीं हो जाएगा या वो रिएक्टर कंप्लीटली बंद नहीं कर दिया जाएगा फाइनली, तो तब तक वो टंगा रहेगा कि भाई कभी ना कभी ऐसा नहीं हो कि भाई कोई लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाए। तो बड़ी आशंका रहा करती थी और बड़ी अनसर्टेनिटी थी। तो इस प्रोविज़न के कारण जो बड़े न्यूक्लियर सप्लायर थे, जापान के
यूएसए के, फ्रांस के, तो वो भारत में कोई इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करना चाहते थे। उसका कारण जैसे मैंने बताया, आप समझ गए होंगे, भगवान जाने कितने टाइम तक कितनी अनसर्टेन लायबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। भाई कब क्रिएट हो जाए कुछ कह नहीं सकते, मैंने तो प्रॉपर सप्लाई कर दिया लेकिन फिर भी लायबिलिटी का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। तो इसने जो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की ग्रोथ को हैम्पर किया। अच्छा, एक तरफ तो सप्लायर नहीं आ रहे, दूसरी तरफ से हुआ ये कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो पावर प्लांट के से रिलेटेड डैमेजेस को, जो कंपनसेशन जो लोगों को देना पड़ता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, उनको इंश्योर जो करती है वो ये कहती है हम या तो इंश्योर नहीं करेंगे, अगर हम इंश्योरेंस भी अगर आपको देंगे तो यानी सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी का अगर कोई इंश्योरेंस भी देंगे तो हम बहुत ज़्यादा वो प्रीमियम उन्होंने कोट करना शुरू कर दिया। तो जब प्रीमियम आपका ज़्यादा कोटेशन होता है तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वहाँ पर जो हो सकता है जो उससे डिज़ायर्ड बेनिफिट हो, यानी जितनी सस्ती वो बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती उतनी वो उस कॉस्ट के कारण यानी इंश्योरेंस के कॉस्ट के कारण अब नहीं बन पाएगी। तो एक तरीके से जो प्लांट है वो अनवायबल हो जाता है। तो इन दो बिल्स के जो प्रोविजंस थे उनका प्रभाव ये हुआ कि भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ है ना वो रुक गई। और भारत जो है क्योंकि तेज़ी से डेवलप कर रहा है तो एनर्जी की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें मात्र 3% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी होती है। भारत में अभी जो कैपेसिटी है वो लगभग 8,180 मेगावाट या कहें 8.18 गीगावाट है और ये 24 रिएक्टर भारत में काम कर रहे हैं। और सरकार का इस बिल के द्वारा टारगेट ये है कि 2047 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी जनरेट कर सकें। तो ये इतना एम्बिशियस जो टारगेट सरकार का है वो टारगेट इस बिल के माध्यम से या इसके बिल के प्रोविजंस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि इस बिल के प्रोविजंस क्या हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो पुराने जो दो बिल थे यानी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी एक्ट फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 एक्चुअली वो दोनों रिपील हो गए हैं। इसका मतलब ये दे आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। दूसरा पॉइंट जो हम पहले वीडियो के शुरू में बता चुके, इस बिल के द्वारा यानी शांति बिल के द्वारा जो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर्स को अलाउ कर दिया है और ये क्या कर सकते हैं, ये पावर प्लांट एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, खुद के प्राइवेट सेक्टर में पावर प्लांट एस्टेब्लिश हो सकते हैं, साथ ही साथ वो उसको रन भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। अब ये जॉइंट वेंचर और जो प्राइवेट सेक्टर है ये इंडियन और फॉरेन दोनों हो सकते हैं। अब एक बात दिमाग में आती है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को ये प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए और रन करने के लिए अगर अलाउ कर दिया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करें, उस टेक्नोलॉजी को कहीं बेच दें। यानी ऐसा तो नहीं है कि किन्हीं क्रूक या बदमाश हाथों में ये यूरेनियम पहुंच जाए और फिर किसी तरीके से नुकसान वो कर सकें। तो देखिए इसमें क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ क्षेत्र यानी यूरेनियम का जो एनरिचमेंट जो होता है ना जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, तो वो जो चीज़ है वो अभी भी गवर्नमेंट की मोनोपोली, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आया है। दूसरी, इसमें लाइसेंसिंग की स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है और जो लाइसेंस दिया जाएगा वो काफ़ी छानबीन के बाद ही दिया जाएगा, एस्टेब्लिश प्लेयर्स को ही दिया जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि ये सब होने के बावजूद भी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो भारत का है वो इन सारे प्लांट्स के ऊपर अपना सुपरविज़न रखेगा, उसकी गाइडलाइंस में ये सारे प्लांट्स ऑपरेट होंगे। और जो चौथा और जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने लायबिलिटी से रिलेटेड बताई, वो जो लायबिलिटी का जो क्लॉज है उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वहाँ तक ला दिया गया है। यानी कि जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी, प्लांट ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी आएगी। और जो प्लांट ऑपरेटर के ऊपर जो लायबिलिटी है ना वो भी प्लांट साइज़ के हिसाब से आएगी। यानी अगर आप बड़ा प्लांट रन कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी ज़्यादा होगी और अगर आप छोटा प्लांट रन कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी कम होगी। अब इस बात से क्या फ़ायदा है कि जो छोटे रिएक्टर ऑपरेट कर रहे हैं उस कंपनी की लायबिलिटी छोटी और जो बड़े रिएक्टर ऑपरेट कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी बड़ी। तो देखिए
इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनको वो पॉपुलर हो जाएंगे। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए ये रेडीमेड टाइप के एक तरीके से रिएक्टर होते हैं जो बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी रन हो जाते हैं। तो कोई भी कंपनी इस तरह के जो छोटे रिएक्टर्स हैं ना, उनको इंस्टॉल करना प्रेफर करेगी, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल रिस्क होगा ना, भाई मेरी लायबिलिटी कम है और मैं इसको जल्दी से एस्टेब्लिश करके पैसा कमाने लग जाता हूँ, तो वो उस तरह के जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना, वो काफ़ी संख्या में आने की संभावना है। एक अन्य बात जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से रिलेटेड है कि वहाँ पे चूंकि अल्टीमेट जो लायबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी भी लायबिलिटी एज्यूम करने को या इंश्योरेंस देने को तैयार हो जाती है। एक अन्य बात ये कि बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी की स्टार्टअप जो कंपनियाँ हैं वो भी भारत में आने को तैयार होंगी और इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं लिस्टेड स्फीयर में जो इस शांति बिल से या शांति एक्ट से लाभान्वित हो सकती हैं। तो देखिए मेन बात इसमें ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो अपने पावर प्लांट जिस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट वो एस्टेब्लिश करके रन कर सकती हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी वाले प्लांट भी प्राइवेट कंपनीज रन कर सकती हैं, एस्टेब्लिश कर सकती हैं और रन कर सकती हैं। तो पहला जो कंपनी जो दिमाग में आती है वो है पावर मैक प्रोजेक्ट्स, और इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बॉयलर टरबाइन जनरेटर की इरेक्शन टेस्टिंग और कमीशनिंग करती है, इसके अलावा सिविल वर्क्स भी करती है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है। तो किस प्रकार से ये कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में सहायता देती है, तो देखिए होता ये कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है उसमें फिशन के द्वारा, न्यूक्लियर फिशन के द्वारा गर्मी पैदा की जाती है, उससे जो भाप जनरेट होती है वो एक प्लांट में होती है जिसको बॉयलर कहते हैं। वो जो वहाँ बॉयलर से उस भाप को टरबाइन में लेके जाता है जिसको स्टीम टरबाइन बोलते हैं। स्टीम टरबाइन से जो है वो स्टीम टरबाइन जब भाप से घूमता है तो वहाँ से वो घुमाता है जनरेटर को और जनरेटर से बिजली पैदा होती है। तो ये बॉयलर टरबाइन और जनरेटर की इरेक्शन टेस्टिंग और कमीशनिंग करते हैं। इसके अलावा बाकी सारा प्लांट है वो भी एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा ये सिविल वर्क्स भी करते हैं, यानी जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको सिविल वर्क्स यानी मिट्टी खोदने की और इस तरह की कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो है ये वो भी करती है। इसके अलावा ये कंपनी O&M या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी जब प्लांट रन हो जाता है तो उसके बाद उसकी देखभाल या रेगुलर मेंटेनेंस भी ये करती है। और ये कंपनी स्पेशलाइज करती है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स में, सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स में, और इस तरह की जो बड़ी बिजली बनाने वाली जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें। तो ये एक बेनिफिशियरी है शांति बिल की। इसका मार्केट कैप की बात करूं तो 7365 करोड़ 7365 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROE 16.3% है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 42 रुपये का कर्जा है और पी काफ़ी रीजनेबल है, वो है 23 का। दूसरी कंपनी जो शांति बिल से लाभान्वित हो सकती है वो है एमटार टेक्नोलॉजी, और इस बारे में भी या एमटार टेक्नोलॉजी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है पूरा डिटेल में, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये डील करती है डिफेंस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जहाँ पर एक्सट्रीम प्रिसीशन की आवश्यकता होती है, एग्जैक्ट पार्ट्स की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये डील करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ये फ्यूल मशीनिंग हेड्स और ड्राइव मैकेनिज्म बनाती है। तो इस तरह की चीज़ों में ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है, मतलब पहले से ये जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इस तरह के प्रिसिशन इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है। और 30 सितंबर 2025 को जो इनकी 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक थी उसमें से लगभग 12% जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक का 12% वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से इनको आता है। मार्केट कैप की बात करूं तो एमटार टेक्नोलॉजी का जो मार्केट कैप है वो 7500 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी 0.25 है, यानी हर 100 रुपये के इक्विटी पर 25 रुपये का कर्जा है। ROE 7.5 है, लेकिन जो PE है वो 162 का है। तीसरी जो कंपनी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी होगी इस शांति बिल से, ये बात पक्की है। वो उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो। ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी रिएक्टर सप्लायर है, पहले से रिएक्टर, ये हैवी वाटर रिएक्टर और नॉर्मल वाटर रिएक्टर ये पहले से ही सप्लाई कर रही है। किसको? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। बहुत पुराना इनकी रिलेशनशिप है और अभी भी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से इस कंपनी की
के पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। ये कंपनी रिएक्टर तो सप्लाई करती ही करती, इसके अलावा कंप्लीट प्लांट एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिविल वर्क्स, इरेक्शन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है। ये लार्सन टूब्रो का जो मार्केट कैप है लगभग 5,57,000 करोड़ का है। ROE 16.6 का है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 132 रुपये का कर्जा है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वाली इस तरह की कंपनीज होती हैं, जिस तरह के बिजनेस में है, उस तरह के ये जो कर्जा है, जो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 132 रुपये का कर्जा, ये नॉर्मल होता है। लेकिन पी जो है वो अभी भी 35 का है। चौथी कंपनी है KSB पंप्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें से लगभग 3% जो कॉस्ट होती है वो पंप्स एंड वॉल्स का होता है। और ये कंपनी ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कूलिंग सर्किट्स और फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट्स यानी वाल्व्स वगैरह जो है ये सप्लाई कर रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 12,927 करोड़ रुपए का है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, ज़ीरो डेट है। जो ROE है वो 17.7 का है और जो P है वो 49 का है। इन चार कंपनियों के अलावा जो NTPC है वो पावर जनरेशन में है, वो ऑलरेडी NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ उनका एक जॉइंट वेंचर है, तो वो कंपनी लाभान्वित होगी। इसके अलावा NTPC का खुद की भी एक सब्सिडियरी है और वो तेज़ी से न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। टाटा पावर भी एक कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में आ सकती है। इसके अलावा जो टरबाइन और जनरेटर बनाने वाली कंपनियाँ हैं जैसे BHEL, वो भी इस शांति बिल से या शांति एक्ट से लाभान्वित होगी। दो और कंपनीज जो एक्सेसरीज टाइप की चीज़ें बनाती हैं, उसमें एक WPIL और जो दूसरी है किलबर्न इंजीनियरिंग, वो जो दो कंपनियां हैं वो भी इस शांति बिल या शांति एक्ट से लाभान्वित हो सकती हैं। ये कंपनीज की लिस्ट जो मैंने आपको बताई ये बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव या एक्सक्लूसिव नहीं है। इनके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वीडियो को समाप्त करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए ये अभी पॉलिसी चेंज है, इमीडिएटली कंपनी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो क्षेत्र है ये आने वाले 10-12 साल की एक बड़ी थीम है और आपको आराम से खरीदने बेचने का मौका मिलेगा। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई सिफारिश नहीं है। आपको हमेशा इस तरह का निर्णय लेते समय अपना स्वतंत्र अध्ययन करना चाहिए, साथ ही साथ आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना चाहिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।